अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम टाइम डोमेन एनालिसिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिट रिस्पांस क्या होता है और स्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या होता है, इन दोनों में फर्क देखते हैं। ठीक है, टाइम डोमेन एनालिसिस के लिए नॉर्मली दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक ट्रांजिट रिस्पांस, अगर टाइम रिस्पांस चेक करना हो, तो दूसरा स्टेडी स्टेट रिस्पांस। देखिए, ट्रांजिट रिस्पांस वो होता है जो t इज इक्वल टू 0 के ऊपर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जो बिल्कुल इनिशियली रिस्पांस होता है वो ट्रांजिट रिस्पांस होता है। अगर हमने इसको कैलकुलेट करना हो तो अगर एक फंक्शन का लैप्लास लेके उसके ऊपर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट पुट कर दें तो हम उसका ट्रांजिट रिस्पांस चेक कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिट रिस्पांस चेक करने के लिए ये चीज गौर से देखिए, t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हमने पुट करना होता है। ठीक है, क्योंकि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए ये सारा रिस्पांस होता है वो ट्रांजिट रिस्पांस ही होता है। इसके अलावा स्टेडी स्टेट रिस्पांस होता है। स्टेडी स्टेट होता है कि जब हमारा पैरामीटर जो है अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू के ऊपर क्या करें, वो अपने आप को एडजस्ट कर लें, यानी कि ट्रांजिट रिस्पांस खत्म हो जाए। जब ट्रांजिट रिस्पांस खत्म हो जाए तो फिर स्टेडी स्टेट रिस्पांस शुरू होता है। अब स्टेडी स्टेट रिस्पांस से हमें पता चलता है कि कितना टाइम लिया एक सिस्टम ने अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू को अचीव करने के लिए। ठीक है, उसमें डिजायर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में कोई फर्क है, उसमें कोई अगर कांस्टेंट एरर है वो भी हमें पता लग सकता है स्टेडी स्टेट रिस्पांस से। ठीक है, डिजायर्ड वैल्यू तक पहुंचने में जो टाइम लिया, जो उसके अंदर कोई एरर्स हैं, वो पता लग सकते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस से। अभी देखिए, ये यूनिट इंपल्स फंक्शन का अगर इनपुट दें, ठीक है, जैसे हमने इनपुट दिया यूनिट इंपल्स फंक्शन बनाना है, तो ये क्या करेगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा और मैक्सिमम तक चला जाएगा। मैक्सिमम तक चला जाएगा, फिर क्या करेगा, ये इस थोड़ा सा इसके ओरिजिनल वैल्यू के आगे पीछे ऑसिलेट करेगा। जब ओरिजिनल वैल्यू के आगे पीछे ऑसिलेट करेगा तो 1 के लिए हमने एक मार्जिन रखा होगा, एक एरर लाइन रखी होगी, यानी कि इसमें प्लस माइनस से करें 0.1 है ना। जब प्लस माइनस 0.1 है तो 0.99 से लेकर 1.01 तक ये 1 ही कंसिडर करेगा ना, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू रखी हुई है। तो ये क्या किया, थोड़ी देर लगाई इसने, अपने एरर के अंदर आ गया। जब अपनी वैल्यू के अंदर, अपनी लिमिट्स के अंदर आ गया, तो तब इसका मतलब है इसने क्या कर लिया, स्टेडी स्टेट लेवल अचीव कर लिया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए जब इसके अंदर रहेगा तो स्टेडी स्टेट लेवल अचीव कर लिया। यहां से क्या क्या क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, बहुत थोड़ी देर के लिए इसने इस वैल्यू को टच किया। यहां पे क्या हुआ, अपनी इस एरर के अंदर, इस लिमिट के अंदर रहना शुरू कर दिया। ठीक है, जब इस लिमिट के अंदर आ गया तो ये इससे आगे वाला रिस्पांस क्या होगा, स्टेडी स्टेट, और इससे पीछे वाला जहां पे इसकी वैल्यूज चेंज हो रही थी वो ट्रांजिट रिस्पांस। ठीक है, ये ट्रांजिट रिस्पांस है, और इससे आगे जब एरर के अंदर पहुंच गया तो ये वाला सारा स्टेडी स्टेट रिस्पांस। सही है। टेस्ट सिग्नल देखते हैं। देखिए, टेस्ट सिग्नल हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक यूनिट स्टेप हो गया, यूनिट इंपल्स हो गया और रैंप हो गया। तीनों को 1 बाय 1 देखते हैं। देखें, स्टेप इनपुट यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन। स्टेप, सिंगल स्टेप का क्या मतलब होता है, आपने t इज इक्वल टू 0 के ऊपर एक स्टेप ले लिया और उसी जगह खड़े रहे। ठीक है, तो r ऑफ t इज इक्वल टू r ऑफ t इज इक्वल टू r u ऑफ t। ये r एक कांस्टेंट है ना, तो r u ऑफ t ये कब 1 होगा, जब t ग्रेटर देन 0 होगा। जब t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया तो तब इसकी वैल्यू 1 होगी। t लेस देन 0 के लिए ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इससे पीछे यानी कि एक फिजिकल फंक्शन है, एक फिजिकल फंक्शन है या कॉजल फंक्शन है, तो उसका हम लैप्लास ले सकते हैं। u ऑफ t का लैप्लास 1 ओवर s होता है, तो कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो ओवरऑल क्या बना, r ओवर s, यानी कि जो भी कांस्टेंट है वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 5 u ऑफ t होता तो ये 5 डिवाइडेड बाय s होता। यूनिट स्टेप हो गया। उसके बाद रैंप। देखिए, रैंप एक सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन को कहते हैं। t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ और इंक्रीज करता क्या, यानी कि r ऑफ t इज इक्वल टू t, साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। जब r ऑफ t इज इक्वल टू t ग्रेटर देन 0 के लिए ये एग्जिस्ट करता है, t लेस देन 0 के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है,
फिर कॉजल फंक्शन है, इसका लैप्लास ले सकते हैं, तो टी ऑफ एन का लैप्लास होता है एन डिवाइडेड बाय एस रेज्ड टू पावर एन प्लस वन। जब टी है, टी की पावर वन है, तो ये क्या हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाय एस रेज्ड टू पावर वन प्लस वन, तो एस स्क्वायर आ जाए। ठीक है, जो कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो एज इट इज आ गया। तो आर इंटू टी का लैप्लास हुआ आर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। ठीक है, इस तरह यूनिट इंपल्स फंक्शन भी एक स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल है। यूनिट इंपल्स फंक्शन वो होता है जो t इज इक्वल टू जीरो के ऊपर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, t लेस देन जीरो के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता, t ग्रेटर देन जीरो के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, इसका अगर हम लैप्लास ले लें तो इसका यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास क्या होता है, वन होता है ना। ठीक, ये t इज इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट करता है, यहां पे थोड़ी मिस्टेक थी ना। अगर t s ऑफ t इज इक्वल टू वन एट t इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये सिर्फ t इज इक्वल टू जीरो के ऊपर एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इसका लैप्लास ले लें यूनिट इंपल्स का, तो वो s ऑफ t इज इक्वल टू वन, उसका लैप्लास क्या होता है, वन होता है। टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का टाइम डोमेन एनालिसिस चेक करते हैं, और उसके लिए हम जो सिग्नल टेस्ट सिग्नल लेंगे वो यूनिट स्टेप इनपुट हो। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या है जी, वन ओवर टी एस है ना, टी एस है तो ये एस की पावर क्या है, वन है ना, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर आ गया। ठीक है ना, वन ओवर टी इंटू एस है, एस की पावर वन है तो ये फर्स्ट ऑर्डर आ गया। एस की पावर टू हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। अब इसके बाद यूनिट फीडबैक है, तो g ओवर वन प्लस जी एच में h की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। ठीक है, तो g ओवर वन प्लस g की वैल्यू लिख दी, h वन है तो साथ में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो वन ओवर टी एस इंटू वन प्लस वन ओवर टी एस। इस सारे को सॉल्व किया तो वन प्लस टी एस बना। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिस्पॉन्स हो गया। अब हमने इसको टेस्ट सिग्नल क्या देना है, यूनिट स्टेप है ना, यही था ना, फर्स्ट एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम फॉर स्टेप इनपुट। अब इसको हम यूनिट स्टेप इनपुट देते हैं सिस्टम को। ठीक है, इसका रिस्पांस बना वन ओवर वन प्लस टी एस। अब स्टेप इनपुट क्या होती है, आर ऑफ टी इज इक्वल टू यू ऑफ टी। ठीक है, अगर यू ऑफ टी के साथ कोई भी कांस्टेंट और मल्टीप्लाई हो रहा है तो एज इट इज रहेगा। यू ऑफ टी का लैप्लास क्या होता है, वन ओवर एस, तो यू ऑफ टी का लैप्लास लिख लिया वन ओवर एस। सी एफ एस ओवर आर एफ एस इनके पिछले सिस्टम में, सी एफ एस क्या है, आउटपुट ओवर इनपुट किसके इक्वल है, वन ओवर वन प्लस टी एस। ठीक है, तो सी एफ एस किसके इक्वल होगा, सी एफ एस इज इक्वल टू वन ओवर टी एस इंटू आर एफ एस। आर एफ एस क्या चीज है, इनपुट है। इनपुट हम इसको क्या देंगे, यूनिट स्टेप इनपुट देंगे ना। यूनिट स्टेप इनपुट क्या होती है, यूनिट स्टेप फंक्शन होता है और उसका लैप्लास क्या होता है, वन ओवर एस। जब इसको यूनिट स्टेप इनपुट दी यानी कि u ऑफ टी दी, तो u ऑफ टी का लैप्लास वन ओवर एस होता है, तो यहां पे वन ओवर एस लिखते। ठीक है, वन ओवर एस लिख दिया, वन ओवर एस लिख दिया। अब देखें ये दो फ्रैक्शन आ गए हैं, वन ओवर वन प्लस टी एस मल्टीप्लाई बाय वन ओवर एस। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करें, a ओवर एस लिख दिया प्लस b ओवर दूसरी वैल्यू लिख दी। ठीक है, जब s की वैल्यू जीरो पुट किया तो a निकल आया। इसी तरह जब s की वैल्यू माइनस वन ओवर टी पुट किया तो b निकल आया। ठीक है, a इज इक्वल टू निकला वन, b इज इक्वल टू माइनस वन। a और b की वैल्यू यहां डाल दे, वन ओवर एस आ जाएगा, ये माइनस वन ओवर एस आ जाएगा। वन ओवर एस आ गया, माइनस वन ओवर वन प्लस टी, वन ओवर टी आ गया। अब ये देखें ये s की फॉर्म में है ना, s की फॉर्म में है तो टाइम की फॉर्म में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इनवर्स लैप्लास लेना पड़ेगा। जब इसका इनवर्स लैप्लास लिया तो वन ओवर एस किस चीज का लैप्लास होता है, u ऑफ टी का, यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन का, वन का ना। इसी तरह वन ओवर एस प्लस ए हो तो क्या होता है, e रेज्ड पावर ए टी। वन ओवर एस प्लस ए हो तो e रेज्ड पावर ए टी होता है, सॉरी वन ओवर एस माइनस ए हो तो e रेज्ड पावर ए टी होता है। वन ओवर एस प्लस ए है तो e रेज्ड पावर माइनस ए टी आ जाएगा। a की वो जगह क्या लिखा हुआ, वन ओवर टी, तो वन बाय टी लिखा हुआ तो e रेज्ड पावर माइनस वन बाय टी आ जाए।
ठीक है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। यही वाली टर्म आती है, साथ में टी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ओवरऑल इसका रिस्पांस बना सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस्ट पावर -1 ओवर टी इंटू टी। ठीक है, अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो जब टाइम t इज इक्वल टू टी के ऊपर सिंगल टॉ के ऊपर होता है, यानी कि इस टाइम की वैल्यू, ये वाला t नहीं है, ये जो साथ लिखा हो छोटे वाला, इस t की वैल्यू जब टॉ के इक्वल होगी यानी कि टाइम पीरियड के इक्वल होगी तो क्या रिस्पांस होगा, जब दो टाइम पीरियड के इक्वल होगी तो क्या रिस्पांस होगा वो देखें। जब t इज इक्वल टू 1 टॉ के इक्वल हुई तो 0.637 हुआ, जब 2t के इक्वल हुई तो 0.8 आ गया, जब 3t के इक्वल हुई तो 0.95 आ गया, जब 4t के इक्वल हुई तो 0.982 आ गया। ठीक है, अब क्या सिस्टम होता है, देखें जब 4t तक पहुंचते हैं तो हम तकरीबन अपनी ओरिजिनल वैल्यू यानी कि यूनिट स्टेप है ना इस केस में 1 तक है तो पहुंच जाते हैं तकरीबन 4t तक। ठीक है, अब 5t के ऊपर 0.993 आ गया, तो नॉर्मली एनालिसिस करते वक्त 4t यानी कि 4t तक जाते हैं। सही है, एनालिसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम फॉर स्टेप इनपुट। सेकंड ऑर्डर सिस्टम का एनालिसिस देखते हैं जबकि हमारे पास इनपुट जो है वो यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, देखें सेकंड ऑर्डर सिस्टम में हम उसका टाइम कांस्टेंट चेक कर सकते हैं और उसकी डैम्पिंग चेक कर सकते हैं ना। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट मतलब होता है कि वो अपने कितने फंक्शन के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। ठीक है, the value c of t is equal to 1 at t approaches to infinity, t approaches to 0 के 1 infinity के बाद वो क्या होता है, खुद को रिपीट कर होता है। अब देखें t is equal to 3t तक पहुंचते हैं तो हम 5% ऑफ फाइनल वैल्यू। अच्छा, एक हमने पीछे एग्जांपल की थी, देखिए यहां तक। ठीक है, हम t is equal to क्या होगा, 1t के ऊपर गए तो 63% ऑफ फाइनल वैल्यू तक पहुंच गए, 2t के ऊपर गए तो 86% तक पहुंच गए, t इज इक्वल टू 3t पे गए तो 95% तक पहुंच गए, यानी कि क्या फर्क रह गया, 5% का फर्क रह गया। जब 4t के ऊपर गए तो 3% का फर्क रह गया, जब 5t के ऊपर गए तो 1% का फर्क रह गया ना। तो टाइम कांस्टेंट बड़ा मैटर करता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया 4t या मैक्सिमम 5t तक हम जाते हैं। उसके बाद क्या है, वो सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 यानी कि ओरिजिनल जितना भी वैल्यू होती है वो एज इट इज तकरीबन आउटपुट के इक्वल आ जाता है। ठीक है, यही चीज लिखी है, सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 5% ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू एट 3t, 2% ऑफ फाइनल वैल्यू एट t इज इक्वल टू 4t एंड 1% ऑफ फाइनल वैल्यू एट t इज इक्वल टू 5t, जैसे हमने पिछले केस में देखा। तो प्रैक्टिकल केसेस में t इज इक्वल टू 4t या जब हमारा सिस्टम थोड़ा रिलैक्स हो तो हम 3t तक पहुंचते हैं। ठीक है, t जो जितना स्मॉलर t होगा, जितना टाइम कांस्टेंट कम होगा, उतने ही सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा, क्विकर होगा, सिस्टम का ज्यादा तेज रिस्पांस होगा। अच्छा, डैम्पिंग क्या चीज होती है, देखिए हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम ऑसिलेटरी ना हो ना, ऑसिलेशन उसके अंदर कम से कम हो। तो हर सिस्टम के अंदर एक टेंडेंसी होती है जो अपोज करती है ऑसिलेशंस को। ठीक है, उसको हम डैम्पिंग कहते हैं। ठीक है, जो डैम्पिंग जो ऑसिलेटरी बिहेवियर को अपोज करती है और सिस्टम को स्मूथ बनाने की कोशिश करता है, वो क्या होता है, डैम्पर होता है, डैम्पिंग होती है ना। डैम्पिंग फैक्टर को हम जीटा से जाहिर करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से लिखा, उसको जीटा पढ़ते हैं। अब देखें, एक फंक्शन लेते हैं, एक पहले सिस्टम लेते हैं, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, फिर उसका स्टेप इनपुट देंगे और फिर उसका रिस्पांस चेक करें। देखें, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस s को अंदर s मल्टीप्लाई करें तो s स्क्वायर प्लस 2s बनता है ना, ऐसी है, s स्क्वायर प्लस 2s बनता है तो नीचे क्या है, s स्क्वायर है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके s स्क्वायर मिल रहा है। जब s स्क्वायर मिल रहा है तो ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। ठीक है, हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम ही स्टडी कर रहे हैं। तो g ऑफ s इज इक्वल टू ओमेगा n इंटू s इंटू s प्लस 2 जीटा ओमेगा n। ठीक है, अब उसको यूनिट स्टेप फीडबैक दिया तो एच एफ एस की वैल्यू क्या होगी, 1। जब इसको g ओवर 1 प्लस जी एच से सॉल्व किया, g की वैल्यू ये वाली वैल्यू रख लिया ना, g ओवर 1 प्लस g की वैल्यू वही वाली और h की वैल्यू क्या है, 1। इस सारे को सॉल्व किया, नीचे एलसीएम ले लिया, एलसीएम नीचे वाला ऊपर वाला कैंसिल आउट हो गया,
तो ऊपर है क्या ओमेगा एन और नीचे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म जब यहां पे आ जाएगी तो यहां पे बनेगा एस स्क्वायर प्लस 2 एस जीटा ओमेगा एन एस, ये वाली थी ना। तो ये सेकंड ऑर्डर का रिस्पांस बन गया। अब हमने इसको यहां पे इनपुट क्या देनी है, यूनिट स्टेप इनपुट देनी है, फिर इसका रिस्पांस चेक करना। ठीक है, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन बन गया। अब अगर इसके हम रूट्स चेक करने की कोशिश करें, इसके रूट देखें यहां से निकाल सकते हो ना, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन एस इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये क्या बनता है, बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो बी स्क्वायर के बी की वैल्यू क्या है 2 जीटा ओमेगा एन, तो माइनस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस 2 जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 है तो सी की वैल्यू क्या है ओमेगा एन, तो ओमेगा एन स्क्वायर साथ में मल्टीप्लाई करती है 4ac। जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 और इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 बनता है, या 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये बनेगा जी जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से ओमेगा एन स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे, जब ओमेगा एन स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो बाहर आके क्या बन जाएगा ओमेगा एन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बना माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन इनटू जीटा माइनस 1। अब देखें ये सारी चीजें जिसमें सिस्टम रिस्पांस लाई कर है ना, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन जीटा एन माइनस 1 है ना। इस जीटा एन माइनस 1 के ऊपर इसका सारे का रिस्पांस चेक करेगा। देखें अगर इस केस में अब देखें जीटा एन स्क्वायर माइनस 1 की अगर वैल्यू, ये सारे की वैल्यू क्या होती है, जीटा एन की वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है तो ये क्या हो जाएगा, सारा नेगेटिव आ जाएगा ना। ये वाली टर्म इस टर्म से ये माइनस 1 वाली ज्यादा आ जाएगी, जब ये से ये माइनस 1 वाली ज्यादा आ जाएगी तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स मिल जाएंगे। जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स मिल जाएंगे तो हमें ऑसिलेटरी सिस्टम मिलेगा। जब जीटा एन की वैल्यू माइनस 1 से ज्यादा होगी, यानी कि जीटा एन स्क्वायर है ना, जीटा एन स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 से ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट आंसर मिलेंगे। इसी तरह जीटा एन की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो हमें क्या मिलेंगे, रियल एंड रिपीटेड आंसर मिलेंगे। ये चीज देखें, जब जीटा एन प्लस 1 जीटा एन माइनस 1 ओवरऑल जब ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। ठीक है ना, जब देखें ना ये वाली वैल्यू जीटा एन की वैल्यू माइनस 1 से ज्यादा हो जाएगी तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो यही चीज लिखिए, जीटा एन माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास क्या मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलेंगे। इसी तरह जब जीटा एन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारे पास रियल एंड रिपीटेड रूट्स मिलेंगे। इसी तरह जब जीटा एन की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्जुगेट्स की फॉर्म में होते हैं। जब कॉन्जुगेट्स की फॉर्म में होते हैं तो वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे होते हैं। अब देखिए जीटा एन की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में हो तो सिस्टम अंडर डैम्प्ड होता है। ठीक है, जीटा एन की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में हो तो सिस्टम क्या होता है, अंडर डैम्प्ड होता है। तो ये इसके जैसे भी मैंने आपको बताया, इसके दूसरे और तीसरे में कॉम्प्लेक्स पोल्स लाई कर रहे हो। देखिए ना 0 से 1 के बीच में क्या मतलब है, लेस देन, ये वाला लाई कर रहा है ना इस एरिया में। ये कहता है जी ग्रेटर देन 1 हो और ये कहता है 1 के इक्वल हो। ना ग्रेटर देन 1 है ना 1 के इक्वल है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, लेस देन 1 ही ना। जब लेस देन 1 ही है तो इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स आ जाएंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अंडर डैम्प्ड आ जाएगा। ठीक है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम आ गया। इसी तरह जब जीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, जीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारे पास रियल एंड रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे। तो दोनों रूट्स क्या होंगे, एक ही जगह के ऊपर होंगे। जब दोनों रूट्स एक ही जगह के होंगे तो सिस्टम हमारा क्या होगा, क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। ठीक है, इसी तरह जीटा की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 आ जाएगी तो हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे तो हमारा सिस्टम क्या होगा, ओवर डैम्प्ड होगा।
अच्छा, अगर जीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर जब जीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो बाकी -1 रह जाएगा ना, तो हमारा रिस्पांस कुछ इस तरह से आ जाएगा। जब जीरो हो जाएगी जीटा की वैल्यू, तो हमारे पास सिर्फ प्लस माइनस की दो टर्में रह जाएंगी ना। जब प्लस माइनस जे ओमेगा रह जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो दरमियान वाली लाइन होती है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये वैल्यूज लाई करेंगे, तो हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स इस तरह ऑसिलेशंस में हो जाएगा। इसी तरह अगर जीटा की वैल्यू 0 से -1 के बीच में हो, जीटा से -0 से -1 के बीच में हो, तो सिस्टम का रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, जैसे हमारा 0 से 1 के बीच में था तो क्या करता, आस्ता आस्ता डाई डाउन हो रहा था। 0 से -1 के बीच में तो ये आस्ता आस्ता इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, जब 0 से -1 के बीच में 0 से 1 के बीच में था तो ये क्या हो रहा था, आस्ता आस्ता डाई डाउन हो रहा था ना, अंडर डैम्प्ड सिस्टम था। इसी तरह 0 से -1 के बीच में हो, 0 से -1 के बीच में तो ये देखिए उसका उलट रिस्पांस है, ये क्या हो रहा है, आस्ता आस्ता इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह जीटा की वैल्यू -1 के इक्वल हो तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे और सिस्टम हमारा स्टेडी रिस्पांस आ जाएगा। इसी तरह जीटा की वैल्यू <1 हो तो हमारे पास दो डिफरेंट पेयर्स आएंगे और इस तरह का रिस्पांस होगा। ठीक है, इस तरह जीटा चेंज करने से रिस्पांस चेंज होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जीटा की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में हो तो अंडर डैम्प्ड होता है, और अगर 1 हो तो क्रिटिकली डैम्प्ड होता है, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ओवर डैम्प्ड होता है। ये तीन चीजें आपके ध्यान में जरूरी रहनी चाहिए। और जीटा क्या चीज होती है, डैम्पिंग फैक्टर होता है ना, ये जीटा डैम्पिंग फैक्टर होता है। ये हम कहां से निकालते हैं, यहां से निकालते हैं, s² + 2 साइज जीटा ओमेगा एन s² + 1। ठीक है, आगे एग्जांपल से मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। टाइम रिस्पांस की कुछ स्पेसिफिकेशन देखते हैं। डिले टाइम क्या होता है, राइज टाइम क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो क्या होती है, ओवरशूट और सेटलिंग टाइम। ठीक है, ये सारे स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं। देखिए, डिले टाइम वो होता है जब हमारा जो सिस्टम होता है उसका रिस्पांस 50% ऑफ स्टेडी स्टेट तक नहीं पहुंच रहा होता, वो डिले टाइम होता है। ठीक है, जब पहली दफा हमारा सिस्टम जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस को जब टच करता है, तो पहली दफा जब टच करता है तो वो क्या होता है, राइज टाइम होता है। ठीक है, पीक टाइम क्या होता है, जब सिस्टम अपने पीक वैल्यू के ऊपर किसी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर पहुंच जाता है वो वाला। सेटलिंग टाइप होता है जब सिस्टम अपने स्टेडी स्टेट एरर के अंदर आ जाए। ठीक है, एक फिगर से देखते हैं। देखिए, यहां से हमने यूनिट स्टेप इनपुट बनानी है, तो हमने क्या किया, पहले सिस्टम को ऑन किया। ठीक है, एज को इनपुट दी। अब हमारी रिक्वायर्ड क्या है, 1 रिक्वायर्ड है, यूनिट स्टेप रिक्वायर्ड है, तो इसका 50% क्या हो गया, 0.5 आ गया। जब ये 0.0 से 0.5 यानी कि 50% तक पहुंचेगा तो ये इसका क्या टाइम होगा, डिले टाइम। ठीक है, देखो ना, डिले टाइम भी आपको बताया था, डिले टाइम क्या होता है, 50% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो ये 0 से जब 50% यानी 0.5 तक पहुंच गया तो इससे पीछे वाला इसका क्या टाइम है, डिले टाइम है। ठीक है, उसके बाद राइज टाइम देखते हैं। देखिए, राइज टाइम वो होता है कि अपना सिस्टम अपना क्या होता है, पहली पोजीशन पहली दफा उसके अंदर एंटर हो जाता है। अब यहां से हमारा जो बैंड है वो कहता है जी आप 1 के अंदर 0.2 का मार्जिन रखे ना, प्लस माइनस, यानी कि ये वाला हमारा एरर की रेंज है, यानी कि इसके अंदर अगर आ गया तो उसको ये 1 ही कंसिडर करे। जब ये चलता जाता है तो जब 0.98 या 0.99 होता है तो ये हमें एक सिग्नल आ जाता है कि आपकी इनपुट आ गई है। ठीक है, ये 1 से पहले भी आ सकता है क्योंकि हमारा एरर जो होता है, हमने सिस्टम की एक रेंज जो रखी होती है, जैसे इस केस में ±0.02 रखी। जब ±0.202 रखी हुई है तो 0.98 को भी वो 1 लेगा, 1.02 को भी 1 लेगा। जब पहली दफा इसको हिट किया, जब पहली दफा इस वैल्यू को हिट किया तो ये वाला टाइम क्या हो गया, राइज टाइम। ठीक है, ये राइज टाइम हो गया। अब उसके बाद चलता गया जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाए, जितने मैक्सिमम तक पहुंच सकता है, जब उस तक पहुंच गया तो वो वाला टाइम इसका पीक टाइम, टीपी हमने लिखा हुआ। ठीक है, पीक टाइम होगा। इसके बाद ये क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी रेंज के अंदर सेट करने की कोशिश करे। जब रेंज के अंदर सेट हो गया, ठीक है, जिस टाइम के ऊपर पहली दफा सेट हो गया वो क्या हो जाएगा, इसका सेटलिंग टाइम। इंसानों की कैलकुलेशन हम आगे चल के देखेंगे ना।
राइज टाइम डिले टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? TD इज इक्वल टू 1 प्लस 0.7 जीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा एन। ठीक है, जीटा डैम्पिंग फैक्टर है, ओमेगा एन हमारे पास गिवन होगा कंपेयर करके। डिले टाइम क्या होता है? 50% आप फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाते हैं। राइज टाइम क्या होता है? आप क्या करते हैं? उस रेंज को पहली दफा हिट कर देते हैं। तो TR इज इक्वल टू पाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। ठीक है, पाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। अब बीटा भी नहीं पता, ओमेगा डी भी नहीं पता, ये कैसे फाइंड करते हैं? तो बीटा फाइंड करते हैं tan इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जीटा। इसका सारे का ऊपर स्क्वायर रूट होता है, नीचे सिर्फ जीटा होता है। ठीक है, ओमेगा डी डिले जो फाइंड करते हैं इज इक्वल टू ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम ओमेगा डी फाइंड करते हैं। जब ये वाली दोनों वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम इसका राइज टाइम फाइंड कर लेते हैं। पीक ओवरशूट, इनकी मैक्सिमम पीक ओवरशूट टाइम कैसे फाइंड करते हैं? मैक्सिमम पीक ओवरशूट परसेंटेज में फाइंड होता है, तो इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ई रेस्ट पावर नेगेटिव जीटा इंटू पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट नीचे वाले का। ठीक है, इस फार्मूले से मैक्सिमम पीक ओवरशूट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पीक ओवरशूट की वैल्यू हम इससे फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह पीक टाइम फाइंड करना हो तो TP इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। ठीक है, पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। ओमेगा डी आपने कैसे फाइंड किया था? ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर। सही हो गया। अगर सेटलिंग टाइम फाइंड करना हो, सेटलिंग टाइम नॉर्मली जैसे आपको बताया 4 टा तक होता है, तो TS इज इक्वल टू 4 इंटू टी। 4T आ गया, तो T की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? 4 इंटू टी। ये T कैसे फाइंड? इसका डायरेक्ट मेथड है 4 डिवाइडेड बाय जीटा इंटू ओमेगा एन। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय जीटा इंटू ओमेगा एन, इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं टाइम रिस्पॉन्स। बाकी सारी वैल्यूज के हमने फॉर्मूले डिस्कस किए ऊपर। अच्छा, एक एग्जांपल देखते हैं, हमें सारी चीजें फाइंड करने की कोशिश कर। 16s इंटू एस प्लस 5 है ना, तो ये s जब s के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम बनेगा। जब सेकंड ऑर्डर सिस्टम बनेगा तो वो कहता है यूनिटी फीडबैक है, तो g ओवर 1 प्लस h फाइंड करना पड़ेगा। h की वैल्यू क्या होगी? इसमें 1 होगी। जब h की वैल्यू 1 होगी तो सारे को सॉल्व करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 16 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या चीज है? ओमेगा एन का स्क्वायर है। ठीक है, ये ओमेगा एन का स्क्वायर है, और ये क्या चीज है? 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, साथ में s मल्टीप्लाई हो 2 जीटा ओमेगा एन है ये। ठीक है, इन दोनों से कंपेयर करके हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होती है? ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, जब ये वाली 5s किसके इक्वल हुआ? 2 जीटा ओमेगा एन एस के इक्वल। ये किसके इक्वल है? ओमेगा एन किसके इक्वल हुआ? ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल हुआ 16 के, तो ओमेगा एन बना 4 के ना, उसका स्क्वायर रूट। ये हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू रहते हैं। ठीक है, तो ये 4 आ गया। ओमेगा एन की वैल्यू जब 4 आ गई तो यहाँ पे आप ओमेगा एन पुट करें। ठीक है, जब ओमेगा एन पुट करेंगे तो आपके पास जीटा निकल आएगा। ठीक है, एस और एस तो वैसे भी कैंसिल हो जाने ना, तो एस और एस कैंसिल हो जाएगा, तो जीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा एन। जब ओमेगा एन की वैल्यू जब हमने 4 पुट की तो ये जीटा बना 0.625। जब 0.625 बना तो इससे हम सेटलिंग टाइम फाइंड कर सकते हैं। सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय जीटा इंटू ओमेगा एन। जीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली 0.625, ओमेगा एन की वैल्यू भी 4 फाइंड कर ली, तो सेटलिंग टाइम इसका कितना है? 1.6 सेकंड्स। यानी कि 1.6 सेकंड्स के बाद ये अपनी एरर के अंदर आ जाता है, अपनी रेंज के अंदर आ जाता है। बाकी चीजें देखते हैं। मैक्सिमम पीक ओवरशूट e रेस्ट पावर माइनस जीटा पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जब जीटा ये वैल्यू पुट किया आपने, जब इसके अंदर ये वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर से फाइंड किया तो ये 8.08 यानी कि ये 8% अपनी ओरिजिनल वैल्यू से ऊपर तक जाता है। ठीक है, आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।